अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या चीज़ हैं और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्यों यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आज की क्लास के अंदर इसे देखेंगे और ये कितने टाइप्स पर है उन सब को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सही है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाया था, इसे हम आज की क्लास के अंदर ही इंशाल्लाह समझेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ जो है ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी कंडीशन को बना सकते हैं। सही है। हम इन ऑपरेटर के ज़रिए से कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। जब हम कोई कंडीशन बनाते हैं तो इन ऑपरेटर का उसमें बहुत दखल होता है। अगर हमें इन ऑपरेटर का जो मतलब है वो समझ में ना आए तो हम वो कंडीशन अपने से नहीं बना सकते। जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स में से सबसे पहली टाइप जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इनमें से चंद ये ऑपरेटर है जिन्हें आप जो है ऑलरेडी जानते होंगे। ये मल्टीपल, माइनस, प्लस, डिवाइडेड और ये डबल माइनस, इस तरह ये डबल प्लस और इस तरह कुछ परसेंट का एक निशान है। ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सही है। और इसके अलावा कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स और एक टाइप्स और है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है। सेकंड नंबर पर जो होते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट में इन्हें लिखता हूँ, आफ्टर दैट हम इसे समझेंगे। ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। पहला इज़ इक्वल टू, फिर प्लस और इज़ इक्वल टू, फिर माइनस, इज़ इक्वल टू, फिर डिवाइड का साइन और इस तरह इज़ इक्वल टू, फिर मल्टीपल का साइन और इज़ इक्वल टू, फिर परसेंट का साइन और इज़ इक्वल टू। ये 6 असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। और थर्ड नंबर पर ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। डबल इज़ इक्वल टू, ट्रिपल इज़ इक्वल टू, फिर ये जवाबिया निशान जो होते हैं और फिर इज़ इक्वल टू, इस तरह ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इज़ इक्वल टू, सॉरी लेस देन, फिर इसके बाद ग्रेटर देन, इज़ इक्वल टू और फिर लेस देन और इज़ इक्वल टू। सही है। ये 7 जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। अब आखिर में लास्ट में जो है चंद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सही है। एक ये डबल एंड का निशान, ये और एक ये वाला निशान, ये 2 सिंपल लाइन और तीसरा ये लास्ट में जो निशान है ये लॉजिकल का तीसरा ऑपरेटर है। सही है। यानी तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर। ये चंद ऑपरेटर है जिनको हम यूज़ करके किसी भी लॉजिक या किसी भी कंडीशन को हम बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम इन ऑपरेटर को अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे जब हम कंडीशन बनाएंगे तो हमें किसी किस्म की जो है इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब आप ये ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ लें तो आप इसे लाजमी एक नोट्स में जो है इसे लिख लें ताकि जब आप कंडीशन बनाएं तो आपको कोई इशू ना आए। सही है। तो हमने देख लिए कि जो है ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम इन्हें समझेंगे। सही है। स्टेप बाय स्टेप हर ऑपरेटर को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये काम किस तरीके से करते हैं। अगर मैं यहाँ सिंपल 2 वेरिएबल्स बनाऊँ, एक जो है x के नाम से और दूसरा y के नाम से। सही है। फिर उस वेरिएबल्स के अंदर मैं कुछ वैल्यू दूँ और फिर इन ऑपरेटर के ज़रिए से हम उन वैल्यू को एक दूसरे में से माइनस करें या प्लस करें तो आपको इस तरह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। सही है। सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स बनाऊँगा, x और y का, और इसके अंदर कुछ डेटा दे देता हूँ नंबर के अंदर। सही है। यानी x को मैंने दिए 5 और y को मैंने दिए 7। अब हम नीचे को एक इफ एल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम इफ एल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले इफ़ लिखते हैं और उसके बाद जो है स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। आफ्टर दैट हम एक करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसे बंद करते हैं। सही है। और इस तरह फिर हम एल्स लिखते हैं और फिर जो है 2 करली ब्रैकेट लगाकर इस तरह कुछ जो है लिखते हैं। अब हम इंशाल्लाह इफ एल स्टेटमेंट को भी समझेंगे इस क्लास के अंदर और इसको यूज़ करते हुए हम ऑपरेटर्स को भी समझेंगे। सही। तो मैंने एक इफ़ का जो है स्टेटमेंट बनाया है और अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी एक इफ़ एल का स्टेटमेंट बनाया था। सही है। हमने एक वेरिएबल बनाया था b के नाम से और उसके अंदर कुछ वैल्यू दी, यानी उसका डेटा रखा था नंबर के अंदर।
फिर हमने उसको जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा था और हमने करली ब्रैकेट के अंदर अलर्ट चलाया था। सही है। अब ये बी का जब वैल्यू ट्रू होगा तो ये अलर्ट चलेगा और जब बी का वैल्यू फॉल्स होगा तो अलर्ट नहीं चलेगा। सही है। यानी कि अगर इसमें ज़ीरो होगा तो ये अलर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इफ़ के अंदर जब कंडीशन ट्रू होती है तब अलर्ट चलता है। अब ये आपके ज़हन पर है कि आप किस तरह का कंडीशन बनाते हैं और किस तरह लॉजिक यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स का जो स्टेटमेंट है इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। सही है। आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। सही है। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे कमेंट कर देता हूँ और अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे और ये इतना हार्ड नहीं है। सही है। ये ऑलरेडी यकीनन आपको पहले से मालूम होगा कि इसका यूजेज क्या है। सिंपल प्लस, हम किसी वैल्यू को प्लस करने के लिए वेरिएबल के जो अंदर की वैल्यू है उसे प्लस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, माइनस को माइनस करने के लिए, और थर्ड नंबर पर जो है इसे मल्टीपल के लिए हम यूज़ करते हैं, और फिर जो नीचे फोर्थ नंबर पर यह डिवाइड का साइन है। सही। और 5 नंबर पर डबल माइनस का साइन है। इसका क्या मतलब है तो इसे हम जो है नीचे समझेंगे। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है x का और फिर मैंने y का वेरिएबल बनाया है, और अब मैं x के वेरिएबल से जब 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास बाकी रह जाएगा 4। क्योंकि x के वेरिएबल के अंदर मैंने रखा है 5 जो नंबर डेटा टाइप है। सही है। इसे मैंने x के वेरिएबल के अंदर रखा है। बिल्कुल इस तरह अगर मैं लिख दूँ x = x - 1। सही है। और मैं लिख दूँ x = डबल माइनस 1, तो दोनों का सेम एक ही मतलब है। यानी अब x की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। क्योंकि x के अंदर हमने 5 जो है सेव किया है और नीचे पर हमने इससे 1 को माइनस कर दिया। सही है। जब हमने 5 से 1 को माइनस कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 4 बच जाता है, तो वो जो है x के बराबर हो जाएगा। सही। यानी वो x के अंदर सेव हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास x का जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 4। सही है। सिंपल। तो अब x के अंदर हमारे पास जो है 4 सेव हो जाएगा। इस तरह सेम नीचे का यानी x = डबल माइनस 1 का भी सेम यही मतलब है कि x के अंदर हमारे पास 4 जो है सेव हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ x = x + 1। सही है। और फिर मैं नीचे लिख दूँ x = डबल प्लस 1, तो दोनों का सेम एक ही मतलब है। यानी x की वैल्यू के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और फिर जो उसके अंदर ऐड हो जाए वो x के अंदर सेव हो जाएगा। यानी x का जो वेरिएबल है उसके अंदर सेव हो जाएगा। x के अंदर हमारे पास 5 पड़ा हुआ था ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर हमने 1 को ऐड किया तो सिंपल 6 हो गया। सही है। तो दोनों लाइनों का सेम ही मतलब है। सही है। सिर्फ सिंटैक्स में फ़र्क है। ऊपर हमने क्या किया कि x + 1 लिखा और नीचे हमने डबल प्लस 1 लिखा। सही है। फिर इसको हमने बराबर कर दिया x वेरिएबल के, तो सिंपल ये डेटा हमारे पास x का जो वेरिएबल है उसके अंदर सेव हो जाएगा। सही है। अब लास्ट में एक ऑपरेटर है परसेंट का। सही है। इसका क्या मतलब है, यानी एक डिवीज़न रिमाइंडर ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल y का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं 9 लिख दूँ और नीचे में कुछ इस तरह कोड लिख दूँ। सही है। यानी y और फिर मैं लिख दूँ % और उसके बाद मैं लिख दूँ 2। सही है। 2, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 1। 1 क्यों आएगा? 1 इसलिए आएगा कि y के अंदर पड़ा हुआ है 9। सही है। तो 9 जो है 2 पर तकसीम होकर जो बच गया है वो 1 है। सही है। यानी डिवाइड होने के बाद जो बच जाए, सही है, तो वो इसका रिज़ल्ट होगा। सही है। सिंपल मैं लिख दूँ 9% 2 या y% 2 सेम एक ही मतलब है। सही है। तो रिज़ल्ट इसका आएगा 1। सही है। यानी 2 डिवाइड बाय जो है 9 और जो इससे बच जाएगा तो वो इसका रिज़ल्ट होगा। सिंपल। ये एक डिवीज़न रिमाइंडर ऑपरेटर है। सही है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो है =। सही है। सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो है =। अगर मैं लिख दूँ x और मैं लिख दूँ =y,
तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट होगा y इज़ इक्वल टू 9। सही है, x इज़ इक्वल टू y, इसका रिज़ल्ट होगा x इज़ इक्वल टू 9। क्योंकि हमने x को बराबर किया y के और y के अंदर पड़ा हुआ है 9। सही है, तो 9 सिंपल सेव हो जाएगा x के वेरिएबल के अंदर, सिंपल जो सिंपल इज़ इक्वल टू का मतलब है। इस तरह नीचे है प्लस इज़ इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, ये सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं लिख दूँ कुछ इस तरह, यानी x प्लस इज़ इक्वल टू और फिर लिख दूँ मैं y। सही है, तो इसका रिज़ल्ट होगा x इज़ इक्वल टू 14। वो कैसे, वो इस तरह के हमने x प्लस इज़ इक्वल टू वाई किया, यानी हमने x के वेरिएबल के अंदर x प्लस वाई को हमने सेव किया। सही है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दूँ समझाने के लिए, x प्लस इज़ इक्वल टू वाई ये, या x इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, सिंपल सेम, दोनों का एक ही मतलब है। सही है, x प्लस इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये इन दोनों का सेम ही मतलब है, यानी हमने x के साथ y को प्लस किया जिसका रिज़ल्ट आया 14, यानी x की वैल्यू को जो 5 है उसको हमने प्लस किया y की वैल्यू के साथ जो 9 है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 14। और इसी तरह माइनस इज़ इक्वल टू का भी सेम यही मतलब है। सही है, यानी x इज़ इक्वल टू x माइनस इज़ इक्वल टू वाई, या x इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, दोनों सेम ही हैं। और नीचे ये डिवाइड इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू और फिर परसेंट इज़ इक्वल टू, सेम इसी तरह ही है जैसे हमने प्लस इज़ इक्वल टू को देखा। सही है, आप थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब नीचे थर्ड नंबर पर जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो डबल इज़ इक्वल टू में सिर्फ ये जो है बराबर करता है टाइप को। सही है, यानी वैल्यू को, डबल इज़ इक्वल टू में सिर्फ ये दोनों जानिब से वैल्यू को बराबर करता है। और जो ट्रिपल इज़ इक्वल टू है इसमें ये जो है टाइप को भी देखता है। सही है, अगर एक का टाइप जो है मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग है और दूसरे का नंबर है तो ये आपको रिज़ल्ट देगा फॉल्स। सही है, सिंपल। ये अगर मैं लिख दूँ x के अंदर 5 और y के अंदर 10। सही है, और मैं यहाँ पर इफ़ एल्स का स्टेटमेंट बनाऊँ। सही है, और ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो हम जो करली ब्रैकेट है, यानी जो मैंने console.log के अंदर लिखा है, ये तब चलेगा जब ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन ट्रू होगी। स्मॉल ब्रैकेट से मेरा मतलब इफ़ के बाद जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जब हम कोई कंडीशन बनाएंगे वो ट्रू होगी तो तब ये करली ब्रैकेट के अंदर कोड चलेगा जो मैंने console.log लिखा है। सही है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है x और डबल इज़ इक्वल टू, और यहाँ अगर मैं लिख दूँ y, तो आपसे सवाल है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। सही है, x डबल इज़ इक्वल टू y, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। x आया x y के बराबर है या नहीं, तो लाजमी सी बात है 5 10 के बराबर नहीं है। जब 5 10 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन है फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इसके अंदर कंडीशन फॉल्स होता है तो नीचे जो करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, यानी console.log जो मैंने लिखा है ये नहीं चलेगा, यानी ये अब कंसोल के अंदर प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि x y के बराबर नहीं है, इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि y के अंदर सेव है 5, y के अंदर सेव है 10 और x के अंदर सेव है 5। सही है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऊपर को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई और एरर ना दे, और यहाँ से मैं console.log के अंदर इसे प्रिंट करता हूँ। और अब हम देखेंगे कि आया ये कंडीशन चलता है या नहीं। सही है, अब अगर दिस इज़ ट्रू, ये कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया, तो आप समझ लो कि जो हमने कंडीशन बनाई है f के बाद,
ये ट्रू है, और अगर ये नहीं चला तो सेम इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है। सही, यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँगा। यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ और कोड को रन करता हूँ। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोड रन हो चुका है और यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। सही, मैं यहाँ पर अगर आऊँ जावास्क्रिप्ट के अंदर तो यहाँ पर लाइन नंबर 141 इसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट फाइल एडेड, ये जो हमने सबसे टॉप में console.log प्रिंट किया था ये वो है, और नीचे जो हमने प्रिंट किया है console.log दिस इज़ ट्रू, ये वहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। जब प्रिंट नहीं हुआ यानी ये कोड नहीं चला। जब ये कोड नहीं चला तो इसका मतलब है हमने कंडीशन दी है फॉल्स। तो मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कंडीशन चल चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने y के अंदर 5 सेव किया। सही है, और मैंने नीचे कंडीशन बनाई है x डबल इज इक्वल टू वाई, यानी x y के बराबर है वैल्यू के अंदर। डबल इज इक्वल टू वैल्यू को देखता है। सही है, तो लाजमी सी बात है y और 5 जो ये बराबर है, दोनों के 5 वैल्यू है। तो सिंपल इसने नीचे कंडीशन जो है रन कर दिया। सही है, और पहले हमने 10 लिखा था y के अंदर तो कंडीशन रन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ a इज़ इक्वल टू और फिर स्ट्रिंग के अंदर लिख दूँ 5 और नीचे लिख दूँ b इज़ इक्वल टू 5, तो सिंपल ए का जो वेरिएबल है इसको मैंने डेटा दी है स्ट्रिंग के अंदर, और बी का जो वेरिएबल है इसको मैंने डेटा दी है नंबर के अंदर, और नीचे मैंने लिखा है ए ट्रिपल इज़ इक्वल टू बी। तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ट्रिपल इज़ इक्वल टू जो है ये टाइप को भी देखता है, वैल्यू को भी देखता है और टाइप को भी। अगरचे यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी 5 सही है, लेकिन ए का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है और बी का जो टाइप है वो है नंबर। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा फॉल्स। सही है, इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ ए और बी तो तब भी इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है, 4 और 5। सही है, और अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ ए और ये साइन डालूँ और लिख दूँ बी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ए बराबर नहीं है बी के, और ये ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ए बराबर नहीं है बी के। सही है, ये जो हमने साइन टेक्स्ट डाला है इज़ इक्वल टू और ये दूसरा साइन जो डाला है इसका मतलब है बराबर नहीं है, और ए और बी लाजमी सी बात है बराबर नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। इस तरह अगर मैं लिख दूँ ए ग्रेटर देन बी, सही है, तो ये आंसर आएगा, यानी रिज़ल्ट इसका होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए बड़ा नहीं है। सही है, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ए बड़ा है, हालांकि ए बड़ा नहीं है क्योंकि उसमें 4 है और बी के अंदर 5 है। इस तरह अगर मैं लिख दूँ ए लेस देन बी तो इसका रिज़ल्ट होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ए छोटा है बी से। सही है, ए के अंदर सेव है 4 और बी के अंदर सेव है 5, तो इसका रिज़ल्ट आएगा ट्रू। सही है, अब लास्ट में 2 सिंटैक्स रह गए हैं, यानी 2 ऑपरेटर, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू और लेस देन इज़ इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर इस तरह कुछ लिख दूँ c इज़ इक्वल टू 5 और d इज़ इक्वल टू मैं लिख दूँ 10। सही है, और मैं नीचे लिख दूँ कुछ इस तरीके से c और मैं लिख दूँ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू और मैं लिख दूँ d। सही है, इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू इसका मतलब है कि c या 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है, और ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि c ना 10 के बराबर है और ना 10 से बड़ा है। जब 10 के बराबर भी नहीं है और 10 से बड़ा भी नहीं है बल्कि 10 से छोटा है, c के अंदर 5 से है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। सही है, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह अगर मैं 10 की जगह लिख दूँ d तो सेम यही मतलब होगा कि c या d के बराबर है या d से बड़ा है,
और सी ना डी के बराबर है ना डी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि सी जो है ये डी से छोटा है, क्योंकि सी के अंदर सेव है 5 और डी के अंदर सेव है 10। अब अगर मैं लिख दूँ सी लेस देन इज इक्वल टू फिर डी, तो इसका रिज़ल्ट होगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि सी जो है ये डी से छोटा है, डी के अंदर सेव है 10 और सी के अंदर सेव है 5। सिंपल। अब आखिर में बचते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 ऑपरेटर्स है, इनको हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए से समझते हैं। सही है। ये डबल एंड का जो ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि एक तरफ की वैल्यू ये भी ट्रू हो और दूसरी तरफ की वैल्यू जो है वो भी ट्रू हो। सही है। यानी जब ये पहला जो सेलेक्टर है डबल एंड, ये जिस वैल्यू के दरमियान में आएगा उनकी दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो ट्रू होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक जो है इफ़ का स्टेटमेंट बनाता हूँ। सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और फिर हम करली ब्रैकेट बनाते हैं। और या मैं इसे कमेंट कर दूंगा ताकि कंसोल के अंदर कोई एरर ना दे। सही है। सिंपल। अब यहाँ मैं एक कंडीशन बनाऊंगा और उस कंडीशन के अंदर मैं यूज़ करूँगा एक लॉजिकल ऑपरेटर। सही है। यानी डबल एंड का जो निशान है इसे मैं यूज़ करूँगा। बट उससे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊँगा ए के नाम से और इसके अंदर मैं डेटा रख दूँगा नंबर के अंदर 5। अब मैं अगर लिख दूँ ए और फिर मैं लिख दूँ लेस देन और फिर इसके बाद मैं लिख दूँ 10 और अब मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर का साइन डालूँगा और इसके बाद मैं अगर लिख दूँ ए और ग्रेटर देन, सही है, ए लिख दूँ, उसके बाद ग्रेटर देन और आफ्टर दैट मैं लिख दूँ 5। तो सवाल ये है कि ये कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स इस वजह से है कि ए जो है ये तो छोटा है 10 से, लेकिन ए ये बड़ा नहीं है 5 से। सही है। इस वजह से वहाँ पर कंसोल के अंदर हमने जो कोड लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ। सिंपल। मैं यहाँ पर दोबारा लिख दूँ console.log और यहाँ पर मैं सिंपल दिस इज़ ट्रू इसको प्रिंट कर दूँ, तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर लिखा है इसके जो है लेफ़्ट हैंड की तरफ जो कंडीशन है ये ट्रू है, लेकिन राइट हैंड की तरफ कंडीशन ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ये ग्रेटर देन नहीं है 5 से। सही है। बल्कि ये 5 के बराबर है। अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये नीचे जो दिस इज़ ट्रू है ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन अब ट्रू हो चुकी है। सही है। ए जो है ये 4 से बड़ा है और ए 10 से छोटा है। इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ 10 तो भी नहीं चलेगा कंडीशन। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ए जो है ये ग्रेटर देन नहीं है 10 से, बल्कि ए जो है ये 10 से छोटा है। सही है। यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स है। अब यहाँ पर अगर मैं ये दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर लगा दूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर दोनों तरफों में से एक तरफ भी ट्रू हो तो नीचे कोड रन हो जाएगा। सही है। दोनों साइड का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक तरफ का ट्रू होगा तो खुद ब खुद जो है कोड रन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है ये वाला साइन। सही है। और इस ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ऑपरेटर लिखते हैं, आफ्टर दैट हम जो है स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर एक कंडीशन बनाते हैं। और ये इस ऑपरेटर का मतलब है कि इसके अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो नीचे कोड को रन कर दो। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन बनाऊंगा अगर वो फॉल्स होगा तो नीचे कोड रन हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर वो ट्रू होगा तो नीचे कंडीशन जो नीचे कोड है वो रन नहीं होगा। सही है। यहाँ मैंने लिखा है x और डबल इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, यहाँ पर है a डबल इज इक्वल टू 10। अब ये जो है ये फॉल्स है। सही है। और इस ऑपरेटर का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो तो नीचे प्रिंट कर दो, और ये है फॉल्स तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a बराबर नहीं है 10 के
और ये जब बराबर नहीं है तो इस वजह से ये प्रिंट हुआ। अब ए बराबर है 5 के तो ये प्रिंट नहीं होगा, सही है, ये प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देख सकते हैं कि कंसोल के अंदर ये प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि A=5 ये जो है ये ट्रू कंडीशन है और इस ऑपरेटर का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो। अब मैंने दोबारा 10 लिखा है तो दोबारा ये कोड रन हो चुका है। सिंपल, ये इस ऑपरेटर का मतलब है कि कंडीशन ट्रू ना हो, सही है, तब नीचे कोड रन हो जाए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे अपने नोट के अंदर भी लिख लें।